सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडीज टुडे। आज की वीडियो में हम पोएट एंड पैनकेक्स की समरी पढ़ेंगे जिसको लिखा है अशोका मित्रन ने। इस चैप्टर में वो स्टूडियोज के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है जेमिनी। तो बेसिकली इस चैप्टर में डिफरेंट इंसिडेंट्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें बताया गया है कि जेमिनी स्टूडियोज का कैसा माहौल था। तो जेमिनी स्टूडियो मद्रास में लोकेटेड था और स्टूडियोज की उस टाइम पे बहुत ज्यादा महत्व होता था क्योंकि उस टाइम पर इंडोर शूटिंग्स ज्यादा होती थी। तो इस वजह से स्टूडियोज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था और जेमिनी स्टूडियो का अच्छा खासा उस एरिया में इन्फ्लुएंस भी था। ऑथर बता रहे हैं कि मेकअप के लिए एक ब्रांड यूज होता था पैनकेक नाम से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेकअप जो होता है वो सुंदर बनाने के लिए होता है, लेकिन ऑथर का मानना था कि जो मेकअप है वो सुंदर नहीं बनाता, अगली बना देता है। नेक्स्ट यहाँ पे मेकअप रूम का डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि मेकअप रूम एकदम सैलून जैसा लगता था। वहाँ पर बहुत सारी लाइट्स थी। जो लाइट्स थी वो इनकैंडेसेंट लाइट्स थी। अब इनकैंडेसेंट क्या होता है कि वो लाइट्स जो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। तो उसकी वजह से क्या होता था कि जो एक्टर्स थे जब वो मेकअप करने जाते थे मेकअप रूम में, तो यूजुअली वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते थे और बहुत ही ज्यादा उसकी वजह से अनकंफर्टेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता था। मेकअप डिपार्टमेंट की अपने आप में एक हायरार्की बनी हुई थी कि वहाँ का जो चीफ मेकअप मैन था वो लीड एक्ट्रेस और एक्टर का मेकअप करता था। जो उसके जूनियर्स थे वो साइड एक्टर्स का मेकअप करते थे। और यहाँ पर एक नया कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन किया हुआ है, ऑफिस बॉय, जो कि एक बॉय नहीं था, एक 40 साल का आदमी था जो कि क्राउड का मेकअप करता था। क्राउड क्या होता है? जब भी कोई ऐसे सीन्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारी भीड़ की जरूरत होती है तो उन सब लोगों का भी मेकअप किया जाता है, जो कि हमारा ऑफिस बॉय करता था। इसके बाद में एक और कैरेक्टर इन्वॉल्व है जिसका नाम है कोथमंगलम सुब्बू, जो कि ज्यादा क्वालिफाइड और ज्यादा एजुकेटेड नहीं था, लेकिन उसके पास बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की स्किल्स थी और बहुत ही ज्यादा वो जीनियस भी था। वैसे तो वहाँ पे वो क्लर्क की पोस्ट पे था, लेकिन वो राइटर्स की भी हेल्प कर देता था, एक्टर्स की भी हेल्प कर देता था और कभी कभी तो एक्टर्स से भी ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर देता था। सुब्बू की एक खास बात ये थी कि वो बहुत अच्छा लिखता भी था। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में बेस्ट सेलिंग स्टोरीज लिख सकता था, लेकिन वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखता था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस के साथ एंगेज कर सके। उसके बाद हमारा एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है लीगल एडवाइजर, जो वहाँ पर स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करता था, लेकिन लोग बाग उसको इलीगल एडवाइजर कहते थे। इससे जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट के बारे में ऑथर ने बताया है कि एक बार एक एक्ट्रेस शूटिंग कर रही थी जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव थी। तो उसकी डायरेक्टर के साथ बहस हो जाती है और उस बहस को जो लीगल एडवाइजर था वो रिकॉर्ड कर लेता है और बहस खत्म हो जाने के बाद उस रिकॉर्डेड टेप को वो एक्ट्रेस को दोबारा दिखाता है, जिसको देखकर एक्ट्रेस को बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील होता है और उसको बहुत ज्यादा शर्म आती है, जिसकी वजह से वो ये डिसाइड करती है कि वो अपना करियर आज ही खत्म कर देगी, वो कभी भी शूटिंग नहीं करेगी। सो इसके बाद ऑथर बता रहे हैं कि वहाँ के जो लोग थे उनके बीच एक बहुत ही पॉपुलर बिलीफ था कम्युनिज्म। कम्युनिज्म होता है कि जब एक अथॉरिटी सारे के सारे रिसोर्सेस अपने पास ओन करती है और उसको लोगों की एबिलिटीज के हिसाब से उनके बीच स्प्रेड कर देती है। तो लोग मानते थे कि ऐसा करने से पॉवर्टी खत्म होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो एंटी कम्युनिस्ट थे। उनमें से एक कैरेक्टर का नाम आया है फ्रैंक बुचमैन, जिनकी मोरल रीआर्ममेंट आर्मी थी, जिसका शॉर्ट में MRA बोला गया है, जो कि एक एंटी कम्युनिस्ट ग्रुप था जो जगह जगह पर तमिल लैंग्वेज में प्ले करते हुए एंटी कम्युनिस्ट के बिलीफ को स्प्रेड करता था। तो एक बार MRA परमिशन मांगने आती है SS वासुन से। अब SS वासुन है जेमिनी स्टूडियोज के ओनर। SS वासुन उनको परमिशन दे देते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जब उनको पता चलता है कि उन लोगों ने उनके स्टूडियो का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है, इस वजह से उसका यूज किया है, तो उनको बहुत ज्यादा फुलिश वाली फीलिंग आती है। उसके कुछ टाइम बाद जेमिनी स्टूडियो में होस्ट करने के लिए स्टीफन स्पेंडर्स आते हैं, जो कि एक पोएट होते हैं, जो वहाँ पर आके लेक्चर देते हैं और उनका आधा लेक्चर उनके काम और उनकी पोएट्री के ऊपर होता है और उनका बाकी का लेक्चर कम्युनिज्म के ऊपर होता है। अब क्योंकि ये बाहर से आए हुए थे तो इसकी वजह से जो वहाँ के तमिल ऑडियंस थी वो लोग उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए और उनको ये फील हो रहा था कि ये जेमिनी स्टूडियोज में क्यों आए हैं। अशोका भी बहुत कंफ्यूज थे, वो भी नहीं समझ पाए कि स्टीफन्स का आने का क्या रीजन है। फिर कुछ टाइम बाद अशोका ने एनकाउंटर मैगजीन की शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन में पार्ट लिया, जिसके एडिटर थे स्टीफन स्पेंडर्स, और अशोका ने वहाँ पर एक आर्टिकल रीड किया द गॉड दैट फेल्ड के नाम से, जिसको लिखा था स्टीफन स्पेंडर्स ने। और उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि स्टीफन स्पेंडर्स जेमिनी स्टूडियो क्यों आए थे, क्योंकि वो कम्युनिज्म का थॉट स्प्रेड करना चाहते थे। यहाँ पे ये समरी खत्म होती है। ये चैप्टर पूरा इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड था, अलग अलग इंसिडेंट बताए हुए थे। आई होप आप लोगों को ये समरी अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर स्टडी मटेरियल लाइक वर्कशीट, सैम्पल पेपर्स, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.